Morning to all of you. Myself Suman Gupta, faculty of Applied Physics. So welcome to all of you. जैसा कि डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं तो उनके बीच हम कैसे किसी रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक या इनके न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या इनका मेथड होता है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि हमें किस स्टेप के बाद क्या चीज़ करनी होती है। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन। अगर आपको उनकी विमाएँ नहीं पता हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्या, एक तनी हुई डोरी की आवृत्ति, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एन से, यानी कि जो आवृत्ति है उसको हमने किससे डिनोट करा है, स्मॉल एन से। ठीक है, के लिए सूत्र विमीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। डोरी की आवृत्ति निम्न राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, किन किन राशियों पर निर्भर करती है, एक तो डोरी की लंबाई यानी कि लेंथ हमने क्या ले रखी है, स्मॉल एल। ठीक है, डोरी में तनाव यानी कि उसको हमने तनाव को किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल एफ से। एंड डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसको हमने किससे डिनोट करा है, स्मॉल एन से। ठीक है, ये चीज़। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार इंग्लिश में आप देख लीजिए। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, क्या दे रहे हो, हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल एन से। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी, और स्ट्रिंग का जो हमारा टेंशन जितना भी उसमें लग रहा होगा उस पर डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, थर्ड चीज़ क्या, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये चीज़। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो ये टर्म यूज़ हो रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग क्या है, या इसमें तनाव किसे कहते हैं, या इसमें मतलब जो हमारे पर यूनिट लेंथ है मतलब वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मान लीजिए सपोज जैसे कि हमने क्या ले रखा है, एक जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ भी एक वो ले लिया, सस्पेंस जैसा कुछ ले लिया है। ठीक है, उसमें मैंने क्या करा है, एक धागा लिया है और उसमें मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने क्या लिया, एक डोरी है ना, है तो मतलब, या फिर एक इसको एक तरफ से मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है। ठीक है, उसमें मैंने क्या करा है, किसी एक ऑब्जेक्ट मैंने एक छोटा सा मैंने कर्ण लिया है। ठीक है, वो एक छोटा सा पिंड है, उसको मैंने क्या कर दिया, बांध दिया है। ठीक है, ये चीज़। तो आप जब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे, जैसे इस तार में या जो हमने धागा लिया, जैसे हम इसमें वस्तु को बांधेंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें एक टेंशन आ जाएगा, उसमें एक खिंचाव आ जाएगा ना। ठीक है, तो उसी खिंचाव को हम क्या यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तनाव को उसने किससे रिप्रेजेंट करा है, एफ से। ठीक है, जैसे ही आप इस डोरी में एक वस्तु को बांधोगे, उस वस्तु को जैसे ही बांधने पर क्या आ जाएगा, इस डोरी में एक खिंचाव सा आ जाएगा, यानी एक तनाव सा आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन बोलेंगे। ठीक है, और जो हमने ये धागा लिया, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग कह रहे हैं। ठीक है, ये यानी कि डोरी। ठीक, तो ये हमारा इसमें फोर्स यानी कि टेंशन लगेगा। उसके बाद से क्या है कि जब अच्छा, और एक चीज़ हमारे क्या है, हमारे अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, लेंथ, यानी कि आप देख रहे हो कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है, हमने जो ये डोरी ले रखी है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, सपोज क्या मान लेते हैं, एल है। ठीक, ये अब जो हमारा क्या कहते हैं, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक आवृत्ति का हमारा टर्म यूज़ हो रहा है, एन। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगी, थोड़ा सा मतलब मोशन में इस तरफ ला कर अगर छोड़ देती हूँ, एक साइड इसको ला करके छोड़ दूँ, तो ये क्या करेगी, ऐसे, और फिर ऐसे क्या करेगी, ये मोशन करने लगेगी। यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ला रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ला करके इसको मैं यहाँ से छोड़ दूँगी, तो ये क्या आएगा, फिर ये ऐसे मोशन करेगा, फिर ये ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्या है, अगर एक सेकेंड में ये कितने चक्कर लगा रहे हैं, यानी एक सेकेंड में ये जितने टाइम्स भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, आवृत्ति, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। यानी कि क्या कहते हैं, पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में ये कितने टाइम्स हमारा क्या कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, ये
फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक, ये चीज़। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो क्या, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये डोरी है जो ली है L लेंथ की, अगर सपोज मैं अगर इसकी सिर्फ इतनी ही लेंथ ले लूँ, मान लीजिए अगर ये डोरी है, मैं सिर्फ इसका इतना ही पार्ट ले लूँ, तो जो हमारा मास है यानी द्रव्यमान है, अगर मान लीजिए मैं इसी डोरी है, ठीक है, इसका अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का बस मैंने हिस्सा लिया है, तो जो हमारी लेंथ है इसके अकॉर्डिंग हमारा द्रव्यमान यहाँ पे क्या होगा, कुछ और होगा। अगर मान लीजिए मैं सपोज इतनी लेंथ लेती हूँ इसकी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा द्रव्यमान क्या होगा, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारी जो यहाँ पे हम जो भी मास लेंगे, यानी कि जो भी हमारी डोरी है, स्ट्रिंग है, उसका जो भी द्रव्यमान होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरफ से लंबाई पे। आप देख रहे हो जितनी हम लेंथ ले रहे हैं उतना ही उसका मास हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं पूरी लेंथ लेती हूँ, यानी ये पूरे धागे की अगर मैंने पूरा धागा ले लिया, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कुछ और ही होगा। अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ इतनी ही स्ट्रिंग ली है तो इसका मास कुछ और होगा, अगर इतनी ली है तो इसका मास कुछ और होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे, यानी कि डोरी की लंबाई पे। यानी कि जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, आप देख रहे हो किस पे, पर यूनिट लेंथ, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर हमारा क्या हो रहा है, मास डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो बस सबसे पहले मेरे को बस आपको थोड़ा सा इन टर्म्स से थोड़ा फैमिलियर कराना था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़। अब आप हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो हमारे डोरी है उसकी जो आवृत्ति है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करी, 3 चीज़ों पे। एक तो स्ट्रिंग की लेंथ पे, सेकंड थिंग क्या है, स्ट्रिंग के टेंशन पे, जिसको हमने कैपिटल F से डिनोट करा है टेंशन को, और जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि मास जो है वो पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के है, ठीक, जिसको हमने किससे डिनोट करा है, स्मॉल m से। तो आपको पता है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही सेम चीज़ कि आप जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है हम उसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना हिंदी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि n, जिसको हमने n से डिनोट करा, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो डोरी की आवृत्ति निम्न राशियों पर निर्भर करती है। पहली क्या है हमारी, पहला पॉइंट क्या है, डोरी की लंबाई, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हमने किससे डिनोट करा है, स्मॉल l से। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, l के। इसकी पावर मैं क्या ले लूँगी, a, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से आप देख सकते हो सेकंड थिंग क्या है, हमारी डोरी की आवृत्ति किन चीज़ पर निर्भर करिए, डोरी में तनाव, यानी कि टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, n समानुपाती क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, b, जिसको हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि जो हमारी आवृत्ति है वो किस पे निर्भर कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये m के। इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, c, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे आप, n समानुपाती l की पावर a, f की पावर b और m की पावर c, ठीक है। आपने देखा कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें n जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ के। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में आपने देखा यहाँ पे भी जो हमारे n है यानी फ्रीक्वेंसी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, f के। थर्ड इक्वेशन में भी n जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, m के। अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर a, f की पावर b एंड m की पावर c, ठीक है। ये अब आपको पता है कि कभी भी हम प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं यानी समानुपाती का चिन्ह, तो क्या आ जाता है, यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, सपोज k आ गया, ठीक है। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हो, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, l की पावर a, f की पावर b और ये m की पावर क्या हो जाएगा, c, जिसको हम इक्वेशन क्या कंसीडर कर लेंगे, फोर्थ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये अब आप क्या करोगे, इसके बाद जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इनमें यूज़ हो रही हैं आप उनकी क्या लिखोगे, डायमेंशन, यानी कि जो भी भौतिक राशियाँ यूज़ हो रही हैं उसकी आप क्या लिखोगे, यहाँ पर विमाएँ लिखोगे, ठीक है। तो फिर लिखिए, फिर आपको पता है जो n है आवृत्ति, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको डायमेंशन बता दी थी, ठीक है। आवृत्ति की मैंने आपको विमा बताई थी, ये क्या लेंथ है, लंबाई की भी बताई थी। फोर्स है, ये क्या एक तरफ से जो हमारा डोरी में जो तनाव है वो भी क्या है, एक तरफ से जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में वो भी एक तरफ से फोर्स होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसकी डायमेंशन लेंगे, फोर्स की। अच्छा, ये क्या है, हमारा मास है, लेकिन ये सिर्फ मास नहीं है, जो हमारा मास है इसके साथ क्या टर्म एक इन्वॉल्व है,
लेंथ भी इन्वॉल्व है, यानी आप देख रहे हो ना ये लिखा है डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि ये सिर्फ द्रव्यमान ही नहीं है, इसमें हमारी जो डोरी की जो लंबाई है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसकी हम डायमेंशन देखिए फिर कैसे लेंगे। आपको पता है LHS साइड में जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी हम उसकी डायमेंशन लेंगे, और RHS साइड में जो भी डायमेंशन होगी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी हम उनकी डायमेंशन लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो LHS साइड में हमारी कौन सी भौतिक राशि है, n, यानी कि आवृत्ति है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको हिंदी में क्या, आवृत्ति की विमा। मैंने आपको बताया है जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी डायमेंशन क्या होती है, T⁻⁻1। ठीक है, ये चीज़। सेकेंड थिंग आप देख रहे हो इक्वल साइन है, फिर K हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, L यानी कि लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई, लेंथ यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये भी क्या एक तरफ से लेंथ है, तो वही जो लेंथ की डायमेंशन होती है आप वो लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, आप लिख लोगे लंबाई की विमा। आपको पता है लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल F से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंथ के डायमेंशन को। अच्छा नेक्स्ट हम हमारा क्या है, F यानी कि टेंशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, तनाव। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ टेंशन, जिसको इसने किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल F से, यानी कि तनाव की विमा। ये भी क्या होती है, एक तरफ से जो टेंशन हमने ले रखा है वो भी क्या एक तरफ से फोर्स है। ठीक है, तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है आप क्या करोगे, ये वही वाली डायमेंशन यूज़ करोगे यहाँ पे। तो क्या होती है फोर्स की डायमेंशन, मैंने आपको बताया mL/T⁻²। ठीक है ये। अच्छा अब नेक्स्ट हम आप देख रहे हो क्या है हमारा, मास। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान है, जैसे वैसे तो हमें पता है कि द्रव्यमान की जो डायमेंशन होती क्या है, वो कैपिटल M से हम उसको डायमेंशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान यूज हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे कौन से वाले द्रव्यमान की बात की हुई है, डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बात की गई है, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी कौन सा वाला मास लिया है उसने, पर यूनिट लेंथ वाला मास लिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम थोड़ी सी भी लंबाई ले रहे हैं, मतलब डोरी के अगर थोड़ा सा भी मैं टुकड़ा ले रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास क्या है, कुछ और। अगर मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ या पूरी स्ट्रिंग ले रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास क्या है, मतलब चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मास है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आप लिख लो डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, m/L। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी कि ये सिर्फ द्रव्यमान का टर्म है तो हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल M ले लें, इसकी डायमेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान है वो कौन सा वाला है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, ये तो अब आपने क्या करा, जब सारी आपने भौतिक राशियों के डायमेंशन लिख लिए हैं तो अब आप क्या करोगे, इनको इक्वेशन 4 में पुट करो इन सारी विमाओं को। ठीक है, अब आप लिखो सभी भौतिक राशियों की विमाओं को समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे पुटिंग ऑल दीज डायमेंशन इन इक्वेशन 4। ठीक है, अब आप इक्वेशन 4 में इन भौतिक राशियों की विमाएं रखोगे तो कैसे रखोगे, आप देख रहे हो LHS साइड में हमारा कौन सा टर्म है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने कितनी लिखी है, T⁻⁻1। ठीक है, ये आ जाएगा T⁻⁻1 इक्वल टू, यहाँ ये क्या है हमारा K यानी कांस्टेंट है, तो आपको पता है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है L यानी लेंथ। लेंथ की आप देख सकते हो हमने कितनी ली, कैपिटल L।
ठीक है। इसकी होल पावर कितनी है, a है, तो हम यहाँ पे a लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारा क्या है, फोर्स यानी टेंशन का। तो आप देख रख सकते हो टेंशन की हमने कितनी डायमेंशन लिखी है, ml की पावर -2। ठीक है, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। आप देख रहे हो f की होल पावर हमने क्या लिखी थी, b लिखी थी इक्वेशन 4 में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि आप देख सकते हो इसकी डायमेंशन कितनी हमने लिखी है, m/l, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगा, हमारा c आ जाएगा। ठीक है। ये अब आप क्या करोगे, इन सभी जो भी हमारी पावर्स एंड डायमेंशन है इनको आप सॉल्व करो। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, t की पावर ये -1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये l की पावर क्या बन जाएगा, a। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आप देख रहे हो नेक्स्ट डायमेंशन जो हमारा क्या लिखा है, ml की पावर -2, इसकी भी होल पावर क्या है, b है। तो ये b क्या आ जाएगा, सभी जो भी हमने डायमेंशन है सबके साथ आ जाएगा, यानी m की पावर b हो जाएगा ये, फिर l की पावर भी क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है। ये अब आप देख रहे हो ये t की पावर क्या है, ऑलरेडी -2, और ये क्या है, b, यानी -2 की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर आ जाएगा -2b हो जाएगा। ठीक है। ये अब आप देख रहे हो ये हमारा क्या लिखा है, ml की होल पावर क्या है, c है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, m की पावर c अपॉन l की पावर c। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको और सॉल्व करो। ठीक है, t की पावर -1 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये l की पावर a और ये m की पावर b, l की पावर b और ये t की पावर -2b। ठीक है। ये अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हमारा m की पावर c है, जबकि हमारा जो हर है हमने उसमें क्या लिखा था, ये जबकि आप देख रहे हो हमारा क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में l की पावर c। इस l की पावर c को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर c, और ये l की पावर c क्या था यहाँ पे, आप देख रहे हो हर में l की पावर c क्या है, प्लस में अगर हम इसको अंश में ले जाएंगे तो इस l की पावर क्या हो जाएगी, ये -c हो जाएगा। ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो, फिर t की पावर ये -1। ठीक है। ये अब आप क्या देख रहे हो, ये जो तीनों डायमेंशन है, ठीक है, हमने इनकी पावर्स को अंदर तो सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डायमेंशन को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी ml t के फॉर्म में। आप देख रहे हो यहाँ पे l की पावर क्या है, a है ना। अच्छा, यहाँ l की पावर क्या है, b है, जबकि यहाँ l की पावर कितनी है, -c है। तो आप इनको कैसे लिखोगे, l की पावर a, ये क्या है, प्लस का b हो जाएगा। अच्छा, और ये l की पावर क्या है, -c। आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, डायमेंशन है उनकी बेस वैल्यू सेम है और उनकी पावर कुछ भी हो, हमें अगर उनकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर b और यहाँ l की पावर कितनी है, -c। तो l की पावर a + b और ये -c हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, डायमेंशन m होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखो m का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। यहाँ m की पावर कितनी है, b, जबकि यहाँ m की पावर कितनी है, c। तो आप लिख सकते हो m की पावर b + c, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे आप देखो t की पावर कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ t की पावर कितनी है, -2b, जबकि यहाँ पे t का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है। ये अब आपको पता है कि आप देख रहे हो LHS साइड में सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका टर्म यूज़ हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक t का ही टर्म इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीट डायमेंशन के फॉर्म बनाएंगे इसको। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पता है कि जो भी टर्म यहाँ पे मिसिंग होता है उसकी पावर हम डायमेंशन की पावर क्या ले लेंगे, 0। जैसे आप देख रहे हो LHS साइड में हमारा l और m का टर्म है ही नहीं, तो हम l की पावर 0 ले लेंगे और m की पावर भी 0 और ये t की पावर -1। ठीक है। ऐसा हमने इसलिए लिखा जिससे कि हमारा जो पावर्स होती है अगर हम उनकी कंपेयरिंग कराएंगे तो इजी बन जाते हैं। ठीक है। t की पावर -2b। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या कराओगे, घातों की तुलना कराओगे। ठीक है। ये तो आप इसमें लिखो दोनों पक्षों में ml व t की विमा की तुलना कराने पर आप लिख लो यहाँ पे कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ m, l and t on the both side।
ऑन द बोथ साइड। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों साइड में क्या करोगे, जो भी हमारी वो डायमेंशन हमने लिए MLT, इनकी घातों की आप क्या कराओगे, तुलना कराओगे। ठीक है, तो आप कैसे कंपेयरिंग करोगे, देखो LHS साइड में L की पावर कितनी है 0, जबकि RHS साइड में क्या है L की पावर A + B - C। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन A + B - C = 0। ठीक है, ये अच्छा। अब नेक्स्ट हम आप देखो LHS साइड में M की पावर कितनी है 0, जबकि RHS साइड में कितनी है B + C। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा B + C = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा। अब ये देखो हमारा LHS साइड में T की पावर कितनी है, ये -1 है, जबकि RHS साइड में T की पावर कितनी है -2B है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, -2B = -1। ठीक है, इस तरीके से आपको पावर की कंपेयरिंग करानी है। अब जैसे आप इन इक्वेशन को लिख लोगे, आप इनको सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से आपको किस चीज़ की वैल्यू मिलेगी, A, B और C की आप वैल्यू को निकालो। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे तीनों A, B, C तीनों का ही टर्म इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, B और C का ही है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका है, B का टर्म है। तो यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो आप निकालिए, कैसे निकालोगे, B = -1। अच्छा, आप ये देख रहे हो -2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में B के साथ, या इसको आप पहले ही कैंसिल कर दो। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2B = अब क्या बचेगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो अब B = क्या हो जाएगा, ये 1 तो था ही, ये 2 क्या है B के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो आप इसको जब इस साइड ले जाओगे RHS साइड में, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो B की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 1/2। ठीक है, ये अब आप इस B की वैल्यू को अगर आप इसमें रख दोगे B + C = 0 वाली इक्वेशन में, तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C की। तो आप C की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे 1/2 मैं रख दे रही हूँ B की वैल्यू की जगह, और ये क्या आ जाएगा, C = 0। तो C = क्या आएगा, 0। अच्छा, आप ये देख रहे हो 1/2 C के साथ कैसे है, प्लस में है, तो आप इसको इस साइड ले जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2। ठीक है, तो 0 में से -1/2 आप करोगे माइनस को, तो क्या आएगा, -1/2। ठीक है, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, B और C की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस B और C की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, यानी A + B - C = 0 में, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो A = B की वैल्यू कितनी है, 1/2। अच्छा, ये माइनस साइन है, तो हम -1 ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब C की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है, -1/2, तो आप इसको ब्रैकेट में लगा के लिखोगे -1/2। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो A प्लस और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो आप यहाँ पे माइनस है, और ब्रैकेट में भी क्या लिखा है हमने, -1/2। जब आप इन दोनों को खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस साइन बन जाएगा, और ये 1/2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A = क्या हो जाएगा, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। A प्लस ये सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/2। कैसे, हमने इन दोनों का आप देख रहे हो, जो हर है समान है, और हमने 2 ऐसे लिखा, और ऊपर वाले हमने 1 + 1 को ऐड कर दिया, यानी 2/2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो A = फिर क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करो, इसको ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A + 1 = 0। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये -1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को आप किस में पुट करोगे, A, B और जो C की हमने वैल्यू निकाली है, इन सबको आप किस में रखोगे, इक्वेशन 4 में। तो ठीक है, आप लिखो फिर A, B व C का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब आप लिख सकते हो यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग the value of A, B and C in equation 4। ठीक है, ठीक, आप क्या करोगे, A, B और जो C की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, ये चीज़, तो आप जैसे इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आप इसमें रखिए इक्वेशन 4 में। तो क्या बनेगा आपका, देखो इक्वेशन 4 में n = क्या था, K, तो n ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, के हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, एल की पावर ए है ना, तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, नेक्स्ट हम क्या है, एफ की पावर बी है, तो एफ ऐसे लिखेंगे। अच्छा, और बी की वैल्यू अपने कितनी निकाली है, आप देख सकते हो कितना आ रहा है हमारा ये प्लस का 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा, एम की पावर सी है ना, तो आप देख सकते हो एम और सी की पावर कितनी है हमारी, ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो अब आप इनको सॉल्व करो, कैसे करोगे, n = k l। अच्छा ये l की पावर क्या, -1 है ना, आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये l की पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये f की पावर कितनी है, 1/2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, f की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये m की पावर क्या है, -1/2 है ना, आप इसको नीचे ले आओगे तो ये पावर भी हमारी क्या हो जाएगी, +1/2। ठीक है, तो n = ये हो जाएगा k। अच्छा, और ये आपको पता है f की पावर ये क्या है, 1/2 है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, √f भी लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये चीज़ अगर इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ रूट और f को, तो मैं क्या लिखूँगी, f की होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये l की पावर 1 तो l ही रहेगा। अच्छा ये m की पावर 1/2 है, तो इसको भी मैं रूट में क्या लिख सकती हूँ, √m लिख सकती हूँ। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, k/l और होल √f/m हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा जो आप ये देख रहे हो k, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती कितनी है, k की 1/2 होती है। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, ये 1/2 l और √f/m, सिंस k क्या हमने लिया है, 1/2। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि कैसे, जैसा अगर हमने कोई डोरी ले रखी है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी उसकी जो आवृत्ति है वो कैसे उसके टेंशन पे, डोरी के जो हमारा तनाव है उस पर, डोरी के एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है उस पर और उसकी लंबाई पर कैसे निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इनका क्या फॉर्मूला बना है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि जो हमारा मास है वो किस फॉर्म में लेना, मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन लेनी है आपको, सिर्फ मास की यहाँ पे डायमेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हमने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने जो भी हमें अप्रॉक्स क्वेश्चन करने थे वो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं आप उन्हें डेली देखिए, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन की भी क्लास मिस कर दोगे फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स उनका रिविज़न कीजिए, जिससे कि आपको भी चीज़ें याद रहें और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस आप करोगे तभी जाके आपको इनकी हैबिट्स बनेगी या आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ पता चलेगा। अगर आप इनको रट के करोगे तो आप खुद ही भूल जाओगे, फिर आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें नहीं आ रहा है या इतना बड़ा है हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे, आप खुद से भी चाहोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो खुद से भी कोशिश करते रहिए। ठीक है, यू कैन एंड यू विल। सो आज के सेशन में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।